नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और दंगल में आज बहस हरियाणा में बने उस कानून पर जिसके तहत वहां सभी कंपनियों को 50,000 रुपए महीने तक वाली नौकरियों में लोकल लोगों को आरक्षण देना होगा। फैसला स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के नाम पर लाया गया, लेकिन इसे लेकर गंभीर सवाल उठे। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या यह संविधान के आर्टिकल 19(1) और 16(2) के खिलाफ नहीं, जो हर नागरिक को समानता और देश में कहीं भी जाकर बसने और कामकाज करने का अधिकार देता है? क्या यह मेक इन इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के भरोसे के खिलाफ नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह कि क्या इससे वाकई हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा या लॉलीपॉप? 75% लोकल आरक्षण बीजेपी की सहयोगी जेजेपी का चुनावी वादा था, लेकिन मनोहर लाल सरकार के कानून के बाद सवाल बीजेपी से भी पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि फैसले से ना युवा खुश होंगे ना उद्योग धंधे वाले। सीआईआई ने हरियाणा सरकार के फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। इसलिए दंगल में आज हमारा मुद्दा है रोजगार पर हाहाकार। क्या आरक्षण से होगा बेड़ा पार? हरियाणा के गुरुग्राम में जहां बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई के मुकाबले कहीं ज्यादा अरबों डॉलर मिल्कियत वाली 10 कंपनियां संचालित होती हैं, गुरुग्राम में ही उबर, गूगल, फेसबुक जैसी ग्लोबल स्टार्टअप्स, बड़ी टेक्नोलॉजी फर्म के कॉर्पोरेट दफ्तर। गुरुग्राम में कहते हैं कि 14,000 से 17,000 स्टार्टअप जॉब्स और 75,000 से 1 लाख प्राइवेट नौकरियां हर साल इसी शहर में पैदा होती। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हरियाणा सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या उद्योगों का ऐसा इकोसिस्टम वहां बरकरार रह पाएगा। राज्य के युवाओं को रोजगार देने के नाम पर मनोहर लाल सरकार ने निजी कंपनियों में 75% लोकल आरक्षण का कानून बनाया है, जिसे राज्यपाल की मंजूरी मिल गई। कानून उन सभी कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट, फर्म पर लागू होगा जिसमें 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं। हरियाणा में हरियाणा के लोगों को आरक्षण का यह फॉर्मूला 50,000 रुपए मासिक वेतन तक वाली नौकरियों में चलेगा। सभी प्राइवेट कंपनियों को हरियाणा सरकार के पोर्टल पर 3 महीने में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर किसी ने हरियाणा के लोगों को ही 75% नौकरी देने का नियम नहीं माना तो जुर्माने के साथ कंपनी का लाइसेंस रजिस्ट्रेशन तक रद्द हो सकता है। और जो कंपनी हरियाणा सरकार की निजी नौकरी में आरक्षण को पूरी तरह लागू करेगी, उसे इंसेंटिव सरकार देगी। किसी पोस्ट के लिए हरियाणा का योग्य उम्मीदवार न मिलने पर डीसी की अध्यक्षता वाली कमेटी की मंजूरी से अन्य राज्यों के युवाओं से पोस्ट भरी जा सकेगी। फ्यूचर अगर जॉब क्रिएशन होती है किसी भी नए प्लांट में, पुराने प्लांट में, किसी ट्रस्ट सोसाइटीज में, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी एमएनसी में, किसी भी इंडस्ट्री में, उसके अंदर ये लॉ एप्लीकेबल होगा। इंडस्ट्री के साथियों से, अलग अलग फोरम से, अलग अलग इनके इंस्टीट्यूशन से निरंतर 8 राउंड की चर्चा के बाद इनकी अमेंडमेंट मानते हुए इस लॉ को हमने विधानसभा में पेश किया था, जो सर्वसम्मति से पास हुआ था। वैसे 75% लोकल आरक्षण दिए जाने से दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी का चुनावी वादा पूरा हुआ है, लेकिन सवाल बीजेपी की राजनीति पर उठ रहा है। उद्योग बॉडी सीआईआई से लेकर स्थानीय उद्योगों से जुड़े लोग फैसले का विरोध कर रहे हैं। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब हरियाणा में अप्रैल 2020 के आंकड़ों के मुताबिक हर 10 में से 4 बेरोजगार थे। कांग्रेस के मुताबिक 75% लोकल आरक्षण का यह फैसला न उद्योगों के पक्ष में है न युवाओं के, क्योंकि हरियाणा में उद्योग धंधे चौपट हैं। मुझे ये बता दीजिए कि ना तो हमारे राज्य के लोग खुश हैं, ना युवा वर्ग खुश है, जिन्हें नौकरी चाहिए ना वो खुश है, ना इंडस्ट्री खुश है। तो इन्होंने खुश किसको किया है? फिर एक बार एक जुमला दिया है, एक धोखा दिया है, एक झांसा दिया है। यही भारतीय जनता पार्टी माहिर है इन्हीं चीजों में, और वही एक बार फिर हमें देखने को मिल रहा है। 2019 में आंध्र प्रदेश में भी ऐसा एक कानून लाने की कोशिश हुई थी, लेकिन कोर्ट में चुनौती मिलने के बाद वहां कानून लागू नहीं हो पाया था। आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला होंगे कुछ सीधे सवालों के जवाब देने के लिए, लेकिन उसके अलावा हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए विनीत पुनिया है और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजीव जेटली हैं। आप दोनों का स्वागत है।
जैसे दुष्यंत चौटाला हमसे कनेक्ट होते हैं, उनसे कुछ सीधे सवाल करेंगे, वो डिबेट का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन पहला सवाल मेरा राजीव जेटली आपसे है, जब रोजगार ही नहीं है उस स्थिति में 75% रोजगार स्थानीय लोगों को देने का वादा किस आधार पर? रोहित जी, पहले मैं आपको थोड़ा सा, आपने पैकेज दिखाया, मुझे समझ नहीं आया कि ये भी कांग्रेस है क्या, वो कांग्रेस नहीं है तो, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लगभग अभी 1 महीना पहले एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि ये जो कानून है इसके लिए तो मैं एक्सरसाइज कर रहा था, ये मैं लेकर के आना चाहता था और हमने इसका प्रावधान भी कर दिया था। आज शैलजा जी दिखा रहे हैं आप, तो मुझे हैरानी हो रही कि कांग्रेस वो है या कांग्रेस शैलजा जी है। स्टेटमेंट इनकी मानी जाए या उनकी मानी जाए। रही बात आपकी नौकरियों की, देखिए एक प्रदेश हरियाणा ऐसा है जिसमें पूरे केवल भारत से नहीं विश्व भर से आकर लोग नौकरी पाते हैं और हर व्यक्ति यहां पर जिसके पास जो स्किल होती है उसी आधार पर यहां नौकरी मिलती भी है और बड़े स्तर पे यहां पे इन्वेस्टमेंट भी हुई है। लगभग हमने 2-3 समिट करे, उस समिट के बाद 3-3 हजार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यहां पर आई है और नौकरियों की कोई अभाव नहीं है, नौकरियां यहां पर पैदा हुई हैं। और अभी तो आपने देखा होगा CMI का डेटा भी आया जिसके अंदर यह बात दिखाई गई कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटता चला जा रहा है, चाहे केंद्र की बात करें या प्रदेश की बात करें। तो हम ये कहते हैं कि हाँ, अगर कोई चीज अपडेट हो रही है, अपडेट का मतलब अगर आपके माध्यम से कंपनियां अपडेट कर रही हैं कि कितने ऐसे युवा हैं वहां पर जो प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं, और गौर कीजिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले अपने पैकेज में दिखाया लेकिन इसमें यह बात नहीं बताई कितने युवा ऐसे हैं यहां पर जो स्किल्ड हैं और नौकरी पा रहे हैं। मैं अनस्किल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, ये इसमें प्रावधान दिया है कि अगर स्किल्ड लेबर है और कंपनी को लगता है कि मेरे अनुकूल हैं तो उनको आप जॉब देंगे। अगर आपको लगता है कि एक ही जगह से बहुत सारी नौकरियां नहीं देनी, क्योंकि कई बार वहां पर यूनियन बाजी होती है, जिस तरीके से कांग्रेस में आपने देखा होगा मारुति में जिंदा जला दिया गया था, होंडा का प्लांट था, उसमें किस तरीके से कांग्रेसी लीडरों ने तहलका मचाया था, सरेआम जैसे कत्लेआम हुआ था वहां पर, वो सबने देखा था। वो माहौल ना बने, इसके लिए भी हमने प्रावधान किया है कि 10% जिले से हो। जेटली जी, जो आप कह रहे हैं वो एक अलग विषय है। मेरा सवाल यह है, एक तरफ आप इस बात का दम भरते हैं कि दुनिया भर के लोग हरियाणा में आके नौकरी पाते हैं, दूसरी तरफ आप उनको कह रहे हैं कि मत आओ क्योंकि हम 75% लोकल को आरक्षण देंगे। आपको लोकल आदमी चाहिए कि लायक आदमी चाहिए? हमें लायक चाहिए। अगर लोकल लायक है तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए स्किल्ड शब्द बार बार उसमें मेंशन किया गया है। और जब कंपनियों को यह कहा गया है कि आप डेटा मेंटेन करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम भी चेक करना चाहते हैं कि हमने कितने युवाओं को स्किल्ड कर दिया है, कितने ऐसे युवा हैं जो सक्षम होकर बाहर निकले हैं। वो डेटा तो आपके पास भी आएगा कल को रोहित जी, वो डेटा तो आपके हर पोर्टल पे अवेलेबल होगा, लोकल प्रशासन के पास अवेलेबल होगा, वो भी बताएगा कि हरियाणा का कितना युवा स्किल्ड है और कितना अनस्किल्ड है। अरे हम तो और ट्रांसपेरेंट हो गए, हम तो ये कहते हैं कि कम से कम दिखाइए हमने क्या क्या अचीवमेंट की है। अगर हमने यूनिवर्सिटी खोली है, स्किल्ड यूनिवर्सिटी खोली है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है। लेकिन मैं दूसरी बात कोट करूं, जब भी आपके दिमाग में बात आती है ना हरियाणा का बिहार का रहने वाला बिहारी भी हरियाणवी है, उत्तर प्रदेश से आने वाला व्यक्ति भी हरियाणवी है, साउथ से आने वाला व्यक्ति भी हरियाणवी है। ये मतलब वही बिहारी या वही हरियाणा, वही बिहारी हरियाणवी या वही उत्तर प्रदेश वाला हरियाणवी जाएगा नौकरी मांगने और उसको यह कहा जाएगा कि नहीं हम पहले लोकल को तरजीह देंगे, तब क्या कीजिएगा? इस पर विनीत पुनिया कमेंट करना चाहते हैं, लेकिन पुनिया साहब थोड़ा रुकना पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला हमारे साथ कनेक्ट हो गए, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं और उनकी जो पार्टी है जेजेपी, उसके चुनाव घोषणा पत्र में यह वादा भी किया गया था, जो यह माना जा रहा है कि उसी वादे को पूरा करते हुए 75% आरक्षण स्थानीय लोगों को नौकरी में देने का प्रस्ताव और कानून सरकार ने रखा। दुष्यंत चौटाला, आपका स्वागत है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो एक देश एक संविधान, एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव की वकालत करते हैं, और दूसरी तरफ आप उनके गठबंधन पार्टनर होते हुए अपने राज्य की सीमाओं को बंद करना चाहते हैं बाहर से आने वाले टैलेंट के लिए। रोहित जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि इस टॉपिक पर जहां बड़ी मिसकम्युनिकेशन, मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है, उस पर आज आपने डिबेट रखी। और जहां आप बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री कहते हैं, मुझे लगता है जो लोग ये बात कर रहे हैं उनने देखा होगा कि आज से 37 साल पहले महाराष्ट्र में लैंग्वेज के ऊपर एक ऐसा ही एक्ट लाया गया। आंध्र प्रदेश हो, उसके बाद गुजरात ने भी अपने प्रदेश में 80% लोकल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कानून लाया। आज के दिन जो सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड जॉब्स हैं, जिसकी मंथली आय 50,000 से नीचे है, आज उसके अंदर अगर लोकल एम्प्लॉयमेंट करी जाती है तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बचता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बचता है,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं कंपनियों को बेटर क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट लोकली मिलती है। और इसके ऊपर जब ये एक्ट हमने इनेक्ट करने की बात करी थी, 8 दौर की चर्चा इंडस्ट्री की अलग अलग एसोसिएशन की, जितनी इंडस्ट्री की फेडरेशन है, हमने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ भी चर्चा करने के बाद ये 50,000 रुपए 10% जिले के ऊपर रिजर्वेशन कंपनी को पावर देने की बात, और कोई स्पेसिफिक स्किल सेट हो जो हमारे प्रदेश में उपलब्ध नहीं हो सकता, उसमें एग्जेम्पशन देने की बात करी गई। मैं एक उदाहरण आपके माध्यम से तमाम लोगों को देना चाहूंगा कि आज हरियाणा प्रदेश में हजारों ईंट के भट्टे हैं, मगर ईंट के भट्टे पर काम करने वाली लेबर हरियाणा की नहीं है। आज वो बंगाल से, उड़ीसा से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, ईस्टर्न यूपी से 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर आती है, और उस लेबर को 6 महीने के ऊपर ये लॉ बार नहीं करता, हमें एग्जेम्पशन देनी पड़ेगी। मगर मुझे उन लोगों से पूछना है कि अगर लोकल ड्राइवर होगा, लोकल सिक्योरिटी गार्ड होगा, लोकल पीएन होगा, लोकल आईटीआई करा हुआ वेल्डर होगा, प्लम्बर होगा, इलेक्ट्रिशियन होगा, तो क्या प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद नहीं होगा कि उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, ट्रैवल अलाउंस नहीं देना पड़ेगा। इन तमाम चीजों पर विचार करके प्रदेश में हमने हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए, लोकल रेजिडेंट्स के लिए, उसके लिए हमने डोमिसाइल का भी 15 साल से 5 साल तक सीमा को कम करने का काम किया। तो और इसीलिए अगर आपने डोमिसाइल को 15 साल से 5 साल करने की बात कर ली, उनके हाथ में रोजगार, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये कानून केवल दिखाने का है, सिर्फ बताने का है। और अगर उद्योग धंधों के लिए वाकई इतना फायदेमंद है तो सीआईआई इसका विरोध क्यों कर रहा है? वो तो सबसे बड़ी उद्योग बॉडी है, वो कह रही है इस पर पुनर्विचार कीजिए। ये ठीक नहीं कर रहे आप इस समय पर। मैं तो सीआईआई के साथियों से बोलना चाहूंगा कि गुजरात जैसी इंडस्ट्रियलिस्ट स्टेट ने हमारे से पहले कानून लागू किया, कि हरियाणा जब ऐसी चीज लागू करता है तभी उनके दिक्कत आती है। हमने तो उन्हीं के ही मेंबर से गुड़गांव के अंदर बैठक करके चर्चा करके ये अमेंडमेंट्स करने का काम किया था। मारुति के जो आज चेयरमैन है भार्गव जी, वो स्वयं उस मीटिंग में जुड़े हुए थे। एस्कॉर्ट्स के चेयरमैन नंदा जी, वो उस मीटिंग में जुड़े हुए थे। हमने तो बड़ी बड़ी एमएनसी जितनी हरियाणा में बेस्ड है, 1 दौर की नहीं 3 दौर की, उनसे भी चर्चा करी है, और उसके बाद ही जाके प्रदेश में इस कानून को लॉ की फॉर्म में हम लाने का काम करें। चौटाला जी, आपने आंध्र प्रदेश का भी उदाहरण दिया। मामला कोर्ट में गया तो आंध्र प्रदेश में मामला ठंडे बस्ते में चला गया, और जानकार ये कहते हैं कि इस मामले को हरियाणा के भी अगर अदालत में चैलेंज किया जाएगा तो संविधान के धारा 19 और धारा 16 उनके तहत जो किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी राज्य में जाकर काम करने रहने की छूट देता है और समानता का अधिकार देता है, ये उसके सामने स्टैंड नहीं करेगा। रोहित जी, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट करना चाहूंगा। आप कहते हो संविधान की धारा 16 के तहत रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर आप खोलेंगे संविधान की कॉपी अपने मोबाइल पे तो स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जॉब फॉर द स्टेट, सरकारी नौकरी के लिए आप किसी तरह के डोमिसाइल पर, प्लेस ऑफ बर्थ पर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते। प्राइवेट जॉब्स अगर प्रदेश में बनते हैं तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। और महाराष्ट्र इस देश का पहला प्रदेश था जिसने मराठी स्पीकिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। और आज तो आप चाहते हैं जैसे महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय पिटे, हरियाणा में भी ऐसा हो कि बिहार यूपी वालों के साथ मारा पीटी हो? 37 साल पहले करने का काम किया था। महाराष्ट्र में तो पूरी राजनीति मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता। हम स्किल कर अपने बच्चों को, रोहित जी, मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि किसी की नौकरी छीनने का काम ये एक्ट नहीं करता। ये एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस दिन प्रदेश के अंदर नई नौकरी निकलेगी उस दिन से प्रदेश में ये लॉ इनैक्ट होता है। बहुत लोग इसकी मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। आप अपने पास अगर कॉपी नहीं है तो मैं स्वयं आपको भिजवाऊंगा, उसको जरूर पढ़ने का काम कीजिए कि इसके अंदर हमने इंडस्ट्री को अगर कोई लोकल एम्प्लॉयमेंट देता है 50% से ज्यादा, 48,000 रुपया पर लोकल कैंडिडेट स्टेट शेयर से इंसेंटिव देने की भी बात करी है। कोई और प्रदेश ऐसा इंसेंटिव देता है लोकल एम्प्लॉयमेंट के लिए? हमने इंडस्ट्री के लोगों से बात की 2 दिन पहले, जब हमने इस पे ग्राउंड रिपोर्ट की
तो आप यकीन नहीं मानेंगे, हरियाणा का ही हिस्सा है गुड़गांव, वहां बैठे इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का कहना है कि जिस हरियाणा में लोग खेती तक खुद नहीं करते, वो बाहर से लेबर मंगा के कराते हैं, उस हरियाणा में आप ये शर्त कैसे लगा सकते हैं कि यहीं के आदमी से काम कराइए? रोहित जी, जो लोग ये बात कह रहे हैं वो कभी अपने एसी कमरों और एसी गाड़ियों से बाहर नहीं निकलते। आज के दिन 75 से 80% हरियाणा का किसान खुद खेती करता है और बचा हुआ 20% ठेकेदारी पे अपनी जमीन देता है और दूसरा सोर्स आय का ढूंढता है। आज जब बात आती है मैकेनिकल फिटर्स की, प्लम्बर्स की, इलेक्ट्रिशियन की, पेंट बॉडी शॉप पे काम करने वाले लोगों की, रिपेयर शॉप में काम करने वाले लोगों की, आज उन तमाम नौकरियों के लिए हमारा युवा सक्षम है। आज के दिन भी हरियाणा सरकार प्रति माह 3,000 रुपया और कोई ग्रेजुएट है तो उसको 9,000 रुपया सक्षम योजना के तहत 94,000 बच्चों को सपोर्ट करने का काम कर रही है। हमारी सरकार तो स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से निरंतर नए नए टेक्निकल कोर्सेज लेकर आ रही है कि बच्चों को डायरेक्टली कॉलेज से और उसकी स्कूल ग्रेजुएशन के बाद से डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने का हम काम कर पाए। लेकिन चौटाला साहब, एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम बेहतर करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपका कानून प्रशासनिक अधिकारियों को यह मौका देता है कि लाल फीताशाही बढ़े और वो उद्योग धंधों की गर्दन पकड़े रखें हर समय। रोहित जी, किसी तरह का इंस्पेक्टरी राज नहीं आने वाला। इसके अंदर बड़ा क्लियर कट है कि हर कंपनी को किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होगी। मंथली अपने जॉब्स को ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, कितनी लोकल एम्प्लॉयमेंट दी है उसकी डिटेल आधार के साथ जोड़कर ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेगी। कोई इंस्पेक्टर उनकी फैक्ट्री चेक करने नहीं आएगा। बारी बारी ये भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है कि इंस्पेक्टरी राज आएगा, ये तो काला कानून है। आज के दिन हर कानून को काला बोल दोगे तो इस देश में कानून तो कभी बनेंगे ही नहीं। एक कानून को तो आप भी काला कह रहे हैं ना, जो 3 एक साथ आए, या आपका मन बदल गया उसमें? मैंने तो आज तक उनको काला कानून नहीं कहा। तो आप उनके पक्ष में हैं तीनों कानूनों तो करिए, किस दिन मैंने उनको काला कानून आप तीनों कृषि कानूनों के पक्ष में? बिल्कुल है, उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे प्रदेश में एमएसपी जैसी है उससे मजबूती के साथ जारी रहेगी और 2 दिन में किसान को पेमेंट देने का काम 1 अप्रैल से गेहूं का हम करेंगे। और आपको बुलाऊंगा मैं मंडी के दौरे पर, यह दिखाने के लिए कि लोगों ने भ्रम फैलाया गया कि मंडियां बंद हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी। तो ये जो नया कानून है, क्या इसका कोई लेना देना नहीं किसान आंदोलन से पैदा हुई नाराजगी को ढकने, छुपाने या उससे ध्यान भटकाने में? हमारी सरकार का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एक प्राथमिक एजेंडा था, प्रदेश के अंदर हमने उसको लागू किया है। हरियाणा प्रदेश के शिक्षित अशिक्षित युवा के हाथ में रोजगार की उपलब्धता बड़ी मात्रा में करेगा। हरियाणा प्रदेश के युवा को, उनके हुनर को अलग अलग इंडस्ट्री हो, इंस्टीट्यूशन हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, रोजगार प्राप्त करने में मदद करेगा। एक अखबार में आज छपा है कि 40% बेरोजगारी है हरियाणा में। पिछले 2 साल में आपने कितने रोजगार दिए और अगले 3 साल में कितने रोजगार देने का प्लान आपके पास है? मैं रोहित जी 1.25 साल की तो बता सकता हूं कि 1.25 साल से जब से मेरे पास इंडस्ट्री का पोर्टफोलियो भी है और लेबर का पोर्टफोलियो भी है, कोविड के बावजूद 7,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से आईएमटी सोना जो नू के अंदर है, उसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को हमने लाने का काम किया है और 2021 के दिसंबर तक उनका प्लांट शुरू हो जाएगा जो लगभग 7,500 युवाओं को नौकरी देगा। फ्लिपकार्ट 140 एकड़ के लिए ऑक्शन में अपने आप को बिड कर चुकी है मानेसर में, जो 7 मंजिली ऊंचा पूरे एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस बनाएगी और वो लोग 10,000 के लगभग एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का काम करेंगे। पिछले दिनों मारुति के एमडी और मारुति के चेयरमैन के साथ हमारी बैठक थी। हमने उनको भी इनवाइट किया है कि खरखोदा के अंदर सुजुकी 100 एकड़ में, मारुति 800 एकड़ में अपना प्लांट लगाए, जिससे लगभग आने वाले भविष्य के अंदर एंसेलरीज मिलाऊं तो 18 से 20,000 नए युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देने का काम केवल मात्र ये 2 कंपनी कर पाएंगी।
और कोई कहता हो कि हरियाणा से इन्वेस्टमेंट भाग रहा है, भाग नहीं रहा। हमारे यहाँ तो कंपनियां दोबारा आ रही है और उनको दिखता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जो नई हमारी हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आई है वो इंडस्ट्री को भी बेहतर भविष्य देती है, उसको बिजनेस करने के लिए ईज देती है और लोकल कैंडिडेट को अगर वो एम्प्लॉय करते हैं तो प्रति एक कैंडिडेट 48,000 रुपए 48,000 रुपीज दैट इज 4,000 रुपीज पर मंथ का इंसेंटिव देने का काम करती है स्टेट शेयर से। बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत चौटाला आज तक पर आने के लिए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला 75% आरक्षण जो निजी सेक्टर की नौकरियों में दिया गया उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। विनीत पुनिया, सुना आपने उप मुख्यमंत्री को भी, उसके पहले बीजेपी के प्रवक्ता को भी, कांग्रेस की प्रतिक्रिया। वो कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा कुछ और बोलती हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ और बोलते हैं। देखिए, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि बीजेपी की पुरानी आदत है कि अपना ध्यान भटकाना, मुद्दों का जवाब ना देना, सिर्फ लेफ्ट राइट की बात करना। और ये जो कानून आया है ये सिर्फ उसी दिशा में एक कदम है। इनको ना तो रोजगार देना है हरियाणा को, ना ही इनको पता है इससे कुछ होगा। ये सिर्फ मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। ये असली बात जो आपने बोली, मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने बिल्कुल मुद्दे की बात की। जो उप मुख्यमंत्री से पूछा कि किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने की आदत है इनकी, वो एक कोशिश है। असली मुद्दे जो हैं महंगाई है, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, सीएनजी है, पीएनजी है, बेरोजगारी है, ये सब उन चीजों से ध्यान हटाने के लिए हम दूसरे मुद्दों को डिस्कस करें। हम इनकी बातों को डिस्कस करने लग जाएं कि देखिए ये ठीक है या गलत है। असली मुद्दों पे ध्यान ना आए, ये इनकी कोशिश है और ये इसी तरह का कदम है। जो जेटली साहब कह रहे थे कि कांग्रेस इधर बोलती है उधर बोलती है, जेटली जी मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात कीजिए, कांग्रेस की चिंता छोड़ दीजिए। कांग्रेस अपनी चिंता खुद कर लेगी। आप ये बताइए कि आपने पिछले 7 साल में आज 23 रुपए और 28 रुपए पेट्रोल पर और डीजल पर इन एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ाई? आप ये बताइए कि जब पूरे देश में जो हमें जो आता है एलपीजी, जो सऊदी अरेबिया अरब का तो क्लियर हो से गई आता है, उस कानून पे चर्चा नहीं करना चाहते। आधा होने के बावजूद, उसके आधे रेट के बावजूद भी, उसके आधे रेट के बावजूद भी आप हमें डबल रेट पे एलपीजी सब्सिडाइज्ड सिलेंडर क्यों बेचना चाह रहे हैं? देखिए जेटली साहब, आप कृपया धैर्य के साथ सुनिए, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। मैं आपकी बीच में मैंने बिल्कुल टोका टकी नहीं की थी, मैं भी नहीं करूंगा। मैं आपको ये कह रहा हूं, देखिए मुझे ये बेचारी शब्द से बहुत आपत्ति है। आपको शायद ये आपकी भाषा है, शायद आपकी सोच है जो बिल्कुल आपत्तिजनक है। मुझे लगता है कि आपको इस मामले में ग्रेजुएशन की जरूरत है। दूसरों के बारे में सम्मान छोड़ देते हैं, बात कर देते हैं डिबेट से। दूसरे नेताओं का सम्मान करना सीखिए, पुनिया जी, दूसरे नेताओं का सम्मान करना सीखिए। पुनिया जी, पूरे सम्मान के साथ कमलनाथ का नाम लेते हुए पूछ रहा हूं, उनको कुछ दिन के लिए जब सरकार चलाने का मौका मिला मध्य प्रदेश में, वो यही कानून लेके आए, तब आप लोग वाहवाही कर रहे थे इसी कानून की। आज आप लोग खिलाफ हैं इसके। देखिए, मुझे कानून से खिलाफत नहीं है, मुझे इस इशू को बिल्कुल खिलाफत नहीं कर रहे हम तो पूछ रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं, आप जो करना चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप वास्तव में सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाना चाहते हैं। बीजेपी की पुरानी आदत है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बीजेपी सिर्फ ध्यान भटकाना चाहती है, सिर्फ किसान आंदोलन से सिर्फ युवाओं का ध्यान भटकाना चाहती है। इससे कुछ होगा नहीं। मैं आपको 2-3 मुद्दों में बहुत जल्दी जवाब दूंगा। अभी देखिए, कानून अभी बनना है, कानून के बाद रूल्स बनने हैं। रूल्स बनने के बाद पता चलेगा कि क्या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर जो है, जो ज्यादा आजकल ठेके पे रखती है, क्या वो इस 75% आरक्षण उन पे लागू होगा या नहीं होगा। जो उप मुख्यमंत्री जी ने बात कही, उससे मुझे लगता है कि वो उस पे लागू नहीं होगा। अगर मैं मान लेता हूं कि वो लागू नहीं होगा तो ये वैसे ही बेईमानी है, इसका कोई चर्चा करने की फिजूल है। अगर वो उस पे लागू होगा तो क्या शर्तें होंगी देखिए, और इसमें जो इन्होंने शर्तें लगाई हैं वो भी ऐसी शर्तें हैं जो कोई भी बड़ी कंपनी अफोर्ड कर सकती है। 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए का फाइन से ज्यादा इस पे कोई फाइन इसमें एप्लीकेबल ही नहीं है। पर कोई भी बड़ी कंपनी 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए फाइन अफोर्ड कर सकती है। और दूसरी बात, नए रोजगार पैदा कहां हो रहे हैं? रोजगार तो जा रहे हैं आपसे, रोजगार तो जेटली जी के राज में, बीजेपी के राज में लगातार जा रहे हैं और 7 साल से,
और मैं कहूंगा ये आड़ लेते हैं, बार बार बहाना लेते हैं कोरोना का, लेकिन कोरोना से पहले ही भारत देश में 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी। आज देश में 6.9%, समझ नहीं आ रहा आप किसकी तरफ से बोल रहे हैं। 6.9% बेरोजगारी हो चुकी है। आपको बेरोजगारी का जवाब दीजिए, आपको जवाब देना पड़ेगा। रोजगार पर हाहाकार, आरक्षण से होगा बेड़ा पार। राजीव जेटली हमारे साथ हैं, बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं। विनीत पुनिया हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। राजीव जेटली, अगर आपने इतने दिए रोजगार तो 10 में से 4 क्यों बेरोजगार? देखिए, लगभग हमने 18 लाख रोजगार हरियाणा प्रदेश में युवाओं को दिए हैं और 50,000 से करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो यहां पर आई है और 18 लाख युवा जो रोजगार पा चुके हैं उन्हें उनसे शायद मुझे लगता है प्रश्न पूछना चाहिए कि किस तरीके की परिस्थितियां हरियाणा में डेवलप हुई हैं, क्योंकि अभी तो पॉलिटिकल बयानबाजी चल रही है। पुनिया जी को सिखा के भेजा होगा। अब मुझे नहीं समझ आ रहा पुनिया जी किसकी भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि अभी बड़े सारे वर्टिकल है यहाँ पे। हुड्डा जी हैं, शैलजा जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, सबका अलग अलग प्रवक्ता आता है, अलग अलग तरीके की बात रखता है। अभी किसकी बात रख रहे हैं? अगर ये बात जस्टिफाई करें कि भाई मैं शैलजा जी की तरफ से आया तो अपनी डिबेट उस तरीके से चलाऊंगा मैं। अगर ये कहते हैं हुड्डा जी की तरफ से आया तो मैं वैसे बात करूंगा। तो पहले निर्धारित तो कर लें, क्योंकि ये कंफ्यूज खुद हो रहे हैं कि मेरे को बोलना है क्या नहीं बोलना। हम ये कह रहे हैं कि हम प्रदेश के अंदर जो युवा है उसको रोजगार, मैं फिर से कोट करूंगा इस बात को कि कोई भी व्यक्ति इस देश से आने वाला है, इस प्रदेश का जो डोमिसाइल रखता है, 5 साल से इस प्रदेश में रह रहा है, उसके अधिकारों की रक्षा करना उस राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व होता है और जिस दायित्व को मनोहर लाल जी निभा रहे हैं। और मनोहर लाल जी ने ये कमिटमेंट दिया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट और ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करना, ताकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके भी जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रभावित ना हो किसी भी तरीके से, और हमारे जो युवा हैं प्रदेश के अंदर रहते हैं हरियाणा के, उनको भी रोजगार मिले। तो मुझे लगता है ये तो किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये काम करना चाहिए, सोचना चाहिए इस बारे में। बार बार हम ये बात थोप देते हैं, कोई अगर दूसरे प्रदेश के प्रवक्ता या दूसरे प्रदेश के मंत्री इस बात को बात रखते हैं तो कम से कम वो अपनी अक्षमता दिखा रहे होंगे शायद इस बात को लेके कि हम शायद इतने रोजगार पैदा नहीं कर सकते। तो ये चैलेंज लेना चाहिए, किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेना चाहिए कि मेरे प्रदेश का हर युवा जो है वो रोजगार पाने वाला होना चाहिए। सर, इतना रोजगार दे रहे हैं तो लोग दूसरे नाराज प्रदेशों क्यों के हैं? साथ भी हम प्रतिस्पर्धा करें। आप इतना ऐसा रोजगार माहौल आप बांट बनाएं। रहे हैं, 18 लाख आप कह रहे हैं हमने नौकरी दे दी है, तो नहीं, लोग कौन नाराज नाराज क्यों हैं इतने? और ये आरोप क्यों लग रहा है किसान आंदोलन से ध्यान बटाने के लिए ये करना पड़ रहा है? नहीं, कौन नाराज है? कोई नाराजगी नहीं रोजगार को लेकर हरियाणा में? नहीं, रोहित जी, यहाँ पर एक रोजगार चलता था। रोहित जी, आप भी हरियाणा से आते हैं, आपको ज्यादा में से ज्यादा अच्छा पता होगा कि आप तो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक रोजगार नहीं, जिस रोजगार की बात कहते हैं ना, उसको एक सीएलयू का बिजनेस था, वो दुकान खोल के देते थे। इनकी जो दुनिया है दुकान खोल के देते थे, जाओ सीएलयू के अलग ही दुनिया में रह रहे हैं रोहित जी। अभी मैं यही कह, अरे मेरे भाई आप सुनिए तो सही पुनिया साहब, आप बड़े सीधे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं आप, लेकिन मजबूरी है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा प्रवक्ता फिलहाल किसके हैं। मैं केवल एक ही बात कह रहा हूं कि ये जो रोजगार हमने पैदा किए हैं, जो अपॉर्चुनिटी दी है, ये अपॉर्चुनिटी कंपनियों के लिए है। ये आपने जो पहले जो आपने इंडस्ट्री खोली थी ना, उस इंडस्ट्री को रोजगार नहीं कहते हैं। आप बोलिए जाकर कंपनी में जाइए, बाहर बैठ जाइए, हफ्ता मांगिए, आप जाके बोलिए बाहर जाइए, सीएलयू करवाइए, उनसे कमीशन खाइए, इसे रोजगार नहीं कहते हैं, जिसे आप रोजगार का नाम देते थे। अरे आपके जब मंत्री रहे हैं ना, सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर बोलते थे मैंने इतनी कमाई इसकी करवा दी, मैंने इतनी कमाई इसकी करवा दी। मतलब आप ये इसे रोजगार, इसको प्रोफेशनलिज्म से मत जोड़िए। हम जो बात कर रहे हैं वो बात ध्यान भटकाइए, असली मुद्दे का जवाब दीजिए, असली बात बताइए कि आपने ये कानून क्या लाया है, ये किसके लिए कानून है, ये किसको फायदा होगा इसका? किसी को फायदा नहीं होगा। आप ये जो बेसिकली बात करना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जलेबी की तरह बातों को पूछिए नहीं होने वाला। नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछिए, मुद्दे की बात का मुद्दे की तरह ये तो हुड्डा जी से पूछिए, वो बताएंगे आपको। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी इस बात को लेके। अरे पुनिया साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, पूछ के तो आते आप उनसे। उन्होंने कहा था ये तो मैं चाहता था, ये मेरा प्रोविजन था, ये मेरे प्रावधान थे। आप पूछ के नहीं आए क्या उनसे अभी तक? अरे बात तो कर लेते कम से कम। आपको हुड्डा साहब की बात बहुत पसंद है, मैं आपको सुना रहा हूं, सुनिए, आपको हुड्डा साहब की बात सुना रहा हूं। हुड्डा साहब ने ये कहा है कि 75% आरक्षण हरियाणा के युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा है। अब ये तो वास्तव में ये जुमले के सिवाय कुछ नहीं है, क्योंकि ये इस कानून के सेक्शन 5 में उद्योगपति को सरकार ने पहले ही बाईपास दे दिया है। सेक्शन 5 का तो बताइए, हुड्डा साहब ने कहा आज ही तो बता दीजिए। सेक्शन 5 में प्रावधान है, अच्छा, बदल गए, विशेष योग्यता और दक्षता का बहाना बनाकर कोई भी उद्योगपति स्थानीय युवाओं को आरक्षण से वंचित कर सकता है। ये हुड्डा साहब ने कहा है। देखिए,
जेटली साहब, मैं कांग्रेस को रिप्रेजेंट करता हूं, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आप ये बात आइए, मैं भारत की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मैं भारत की जनता से कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने वाला माहौल आज से बताइए 10-12 साल पहले होता था। आजकल कोई कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करता। आजकल आप देखिए जेटली जी, आपको मुद्दों का जवाब देना पड़ेगा। प्रियंका जी को करते हैं, जेटली मम्मी को भी जेटली जी एक एक करके बोल लीजिए। आप लोग रोजगार पे बात करने आए हैं। देश भर के जो लड़के आए दिन प्रदर्शन करते हैं वो आप लोगों को सुन रहे होंगे बैठ के, बात नहीं करना नौकरी की वजह से, कि आप लोग शायद कोई ऐसी बात कहें जिससे उनके लिए कोई उम्मीद की किरण हो। आप लोग अगर इसी बात में लड़ते रह जाएंगे कि राजनीतिक पार्टी में कितनी खेमेबाजी है, तो फिर वो असली मुद्दा रह जाएगा। खेमेबाजी सबको पता है जेटली जी, लेकिन मसला यह है कि उस खेमेबाजी का रोजगार की उस लड़ाई से क्या लेना देना? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खेमेबाजी है। आपने अपनी बात कह दी जेटली जी, आपकी बात रजिस्टर हो गई। मैं खेमेबाजी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर नहीं, मैं खेमेबाजी, रोहित जी मैं खेमेबाजी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस में अगर 4-5 लोग नेता हैं तो 5 लोगों को रोजगार मिलता है, 5 प्रवक्ता बनते हैं, 5 अपनी अपनी बात रख के आते हैं। मैं इनकी रोजगारी और बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा। ठीक है, मैं हरियाणा की जब बात करते हैं ना, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत सारे वर्टिकल पारदर्शी तरीके से लोगों को देश की जनता आपको जान चुकी है, देश की जनता आपको देख रही है। देखिए रोहित जी, मैं इनको निवेदन करूंगा कि एक बार बात सुन लिया कीजिए। देखिए बड़ी सीधी बात है, पिछले 7 साल में आपकी सरकार है, आपने रोजगार पैदा नहीं किए। दुष्यंत चौटाला जी ये कह के बच सकते हैं कि वो 1.25 साल से उनका पता है, उससे पहले का नहीं पता। उन्होंने एक तरह से आपके सामने ही आपकी पोल खोली है कि आपके यहाँ कितना एकता है। आपको 7 साल का दूसरी बात, जो आप एकता की बात कर रहे थे, मैं आपको दो बातें बताऊंगा। एक तो एकता की बात कर रहे थे, तो क्या आप खट्टर साहब को रिप्रेजेंट करते हो या गृह मंत्री हैं जो अनिल विज साहब, जो डीजीपी को हटाना चाहते हैं, विज साहब और सीएम लगाना चाहते हैं? आप कौन से खेमे के साथ हैं? आप राजपाल किसके साथ हैं? आप प्रधानमंत्री के साथ हैं या आप आडवाणी जी के साथ हैं? मुझे ये भी बता दीजिए। आप किसी के साथ नहीं है, आप सिर्फ अपने साथ हैं, आप सिर्फ अपने साथ हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मुद्दों पे बात कीजिए, मुद्दों पे बात करेंगे। देश की जनता आपको देख रही है। आपने जो कहा कि सब लोग खुश हैं, वो कोई और ही देश होगा जिसमें सब लोग खुश होंगे। आज के दिन बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। आज के दिन सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, डीजल, पेट्रोल सब आसमान छू रहे हैं, और आप लोगों को देश का ध्यान लेफ्ट राइट में बांटना चाहते हैं। जो ये बात कही, आपने हुड्डा साहब का नाम लिया था, तो मैंने आपको हुड्डा साहब का बता दिया। उन्होंने कहा है कि सेक्शन 5 के अंदर, सेक्शन 5 ये जो है सीधा रास्ता देता है, और इसके बाद इस एक्ट का कोई मीनिंग नहीं है। पुनिया जी, जो आप बातें क्या करते मैं हैं, ये समझूं, सिर्फ और सिर्फ आप भटकाना जानते हैं। क्या मैं ये समझूं जानते कि हरियाणा में कांग्रेस स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण प्राइवेट नौकरी में देने के खिलाफ है? नहीं, बिल्कुल खिलाफ नहीं है। नो, तो फिर किधर हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है। हम कहते हैं आप आरक्षण दीजिए। मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि हम खिलाफ हैं, कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं कहा कि खिलाफ हैं। हम ये कह रहे हैं, आपने जो कानून लाए हैं उसमें आप वास्तव में लोगों को रोजगार देना ही नहीं चाहते। आप सिर्फ चाहते हो कि हम तो देना चाहते थे, लेकिन क्या करें, कोर्ट ने रोक दिया। हम क्या करें, कांग्रेस ने रोक दिया। हम क्या करें, सीआईआई ने रोक दिया। हम क्या करें, वो पीएचडी को चैंबर ऑफ कॉमर्स ने रोक दिया। देखिए, इनका ध्यान सिर्फ हटकाना चाहते हैं। असली मुद्दा है लोग पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, महंगाई, किसान समस्या। आप बहुत प्यारे व्यक्ति हैं, मजाक नहीं कर रहा मैं, इसीलिए हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान लगातार 100 दिन से किसान जो है, बोलेंगे तो आप अपने खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं आपकी बहुत तारीफ कर रहा हूँ, देखिए जेटली साहब बहुत अच्छे रखिए, बहुत शरीफ व्यक्ति हैं। अब देखिए आप किसानों को बातों को ध्यान से भटकाने के लिए, किसान जो है 100 दिन से लगातार दिल्ली की सीमा पर बैठा है, आप उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं, उससे ध्यान हटाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि किसान की समस्याओं का जिक्र हो, आप नहीं चाहते कि महंगाई का जिक्र हो, इसलिए आप ये सब बातें कर रहे हैं। पुनिया जी, मैं उनके पास वापस जाऊं उसके पहले एक सवाल फटाफट आपसे पूछ रहा हूं। 100 दिन से किसान वहां बैठे, 100 में 90 दिन कम से कम टेलीविजन पर उसको लेकर डिबेट हुई, 11 बार सरकार और किसानों के बीच में आपस में बातचीत हुई,
उसके बाद किसानों ने कह दिया कानून वापस लो वरना हम नहीं हटेंगे। सरकार ने कहा कानून वापस नहीं होगा, आपको बैठना बैठिए, लेकिन बातचीत का रास्ता आगे भी खुला, जब बात करनी हो प्रस्ताव दे दीजिएगा। उसके बाद यह कहने का तात्पर्य क्या आपको नहीं लगता कि कुछ नहीं बनता जब आप ये कहते हैं कि इससे ध्यान भटकाना चाहते हैं? अगर वहां किसान बैठे हैं तो क्या बाकी काम रुक जाए, बंद हो जाए बाकी सब कुछ? आप भी तो बाकी काम कर ही रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं? मैं इस डिबेट पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं इनकी मानसिकता पे सवाल उठा रहा हूं। मैं सवाल उठा रहा हूं कि ये चाहते थे कि देश कुछ और डिस्कस करने लग जाए, इनकी कमियों पे, इनकी जो गलतियों पे ध्यान ना जाए, सिर्फ इनका ध्यान इसी चीज पे था कि असली समस्याओं का, किसान की समस्याओं का, लोगों की समस्याओं का जिक्र ना हो। ठीक है, इसलिए ये सब बातें कर रहे हैं। मैं आपके डिबेट पे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए कमेंट लेना चाहते थे राजीव जेटली से, लेकिन संपर्क उनका कट गया ऐसा लगता है, और समय की भी कमी है। तो आज हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या हरियाणा में निजी कंपनियों में 75% लोकल आरक्षण देने का फैसला सही? आपके जो जवाब हमें मिले 47%, 47% लोगों को लगता है हाँ, जबकि 53% यानी कि 53% लोगों को लगता है कि नहीं, फैसला ठीक नहीं है। दंगल में आज के लिए इतना ही।